देवेंद्र जी, ये चाइनीज कंपनीज जो इंडिया में आके पैसा लगाती हैं इंडियन कंपनीज के अंदर, इनसे पैसा लेना कितना सेफ है? प्राइमा फेसी बोलो तो सर बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि हुआ क्या, कोरोना से पहले चाइनीज कंपनी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस थी नहीं। कोरोना में बहुत सी चाइनीज कंपनियों में डोमिनेट करना स्टार्ट किया इंडियन मार्केट में, उनके शेयर्स लेना स्टार्ट किया, तो गवर्नमेंट को पता लगा कि ये चाइनीज कंपनी सारी इंडियन कंपनी को कंट्रोल कर रही है। फिर गवर्नमेंट एक रूल लेकर के आई कि जो भी चाइना से पैसा आएगा, चाहे 1 रुपये आए चाहे 100 करोड़ रुपए आए, आपको हमारी अप्रूवल से लेकर के आएंगे। वो जितने भी एनआरआई हैं, जैसे आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिलती है, आपके जो इंडिया में बैंक अकाउंट है ऑटोमेटिकली वो एनआरओ बैंक अकाउंट बन जाते हैं, और आप उस पैसे से आपने बेटे की कंपनी में पैसा लगाया तो समझो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको कभी भी आप बाहर लेके नहीं जा सकते। तो एनआरआई सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, क्योंकि फेमा में सबसे बड़ा जो ब्लंडर मैं जिसको बोलता हूँ, एनआरआई इंडिया से पैसा लगाते हैं और उनका पैसा यही फंस जाता है। तो अगर किसी बिजनेसमैन को पता ही नहीं है इन सब रूल्स का और उससे कोई फेमा का रूल टूट जाता है तो? सर बेसिक टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है लोग की, इग्नोरेंस इज नॉट अलाउड। आप किसी कंट्री फंस गया वो। आप किसी कंट्री में जाते हैं या लेफ्ट में ड्राइव करते हैं, वहाँ भी आप सोचें मैं लेफ्ट में ड्राइव कर लूँ, सो आप बोलेंगे मुझे लॉ का नहीं पता, तो ये तो यू शुड अवेयर अबाउट द लॉ। ये मैंने सुना है कि आप बेड रिडन थे, पूरा मतलब मौत के कगार पे थे, और उसके बाद मैराथन था आपने, तो ये हॉस्पिटल बेड से मैराथन ये कैसे हुआ? ये जर्नी क्या है आपकी? मुझे L4 L5 डायग्नोस हुआ था 2007 में, क्रिकेट खेलने से हो गया था। L4 बेसिक प्रॉब्लम्स होती है जो बॉलिंग करते हैं, स्लिप डिस्क प्रॉब्लम्स होती है। 7-8 साल मैंने कैरी किया, और फिर उसके बाद डिसाइड किया कि ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई मार्च 2015 में, 4-5 दिन में ठीक रहा, 10-15 दिन उसके बाद मेरी सर्जरी फेल हो गई, माई बॉडी कोलैप्स कम्प्लीटली। ओ नेक्स्ट। और अभी तक हमारे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है इंडिया। मुझे फिर रोकना पड़ेगा, एक कॉल। वेरी सॉरी, हेलो। वो सब कुछ करे, फिर एक कॉल। आई एम सॉरी 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 सॉरी, ले लूँ मैं? हाँ प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी। हेलो, कैमरा लाइट एक्शन। देवेंद्र जी, यस सर। ये चाइनीज कंपनीज जो इंडिया में आके पैसा लगाती हैं इंडियन कंपनीज के अंदर, इनसे पैसा लेना कितना सेफ है? प्राइमा फेसी बोलो तो सर बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि हुआ क्या, कोरोना से पहले चाइनीज कंपनी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस थी नहीं। कोरोना में बहुत सी चाइनीज कंपनियों में डोमिनेट करना स्टार्ट किया इंडियन मार्केट में, उनके शेयर्स लेना स्टार्ट किया, तो गवर्नमेंट को पता लगा कि ये चाइनीज कंपनी सारी इंडियन कंपनी को कंट्रोल कर रही है। फिर गवर्नमेंट एक रूल लेकर के आई कि जो भी चाइना से पैसा आएगा, चाहे 1 रुपये आए चाहे 100 करोड़ रुपए आए, आपको हमारी अप्रूवल से लेकर के आएंगे, और तो बीच से जो आप बिना अप्रूवल के लेकर के आएंगे, आप पे वो 300% उसमें पेनल्टी लगने वाली है। सो अभी मैं बोलूँ कि 300% आपने अगर 100 करोड़ रुपए लगाया तो आप पे पेनल्टी चली जाएगी 300 करोड़ की पेनल्टी। फेमा में इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन है कि अगर चाइनीज कंपनी से आपने, अगर आपकी चाइनीज कंपनी का कोई शेयर होल्डर आज चाइना में रहता है, अगर अपनी वाइफ को अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी ट्रांसफर करता है, तो वो भी हमारी गवर्नमेंट के परमिशन के बिना नहीं कर सकता। आपको लगता है कि आप तो घर में अपनी शेयर होल्डिंग ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वो भी हमारी गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते। तो ये बड़े स्ट्रिक्ट प्रोविजन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे चाइना से पैसे लेते हुए। और जबकि यहाँ के बिजनेसमैन बहुत सारा पैसा जो बाहर से लेके आ रहे हैं, बहुत पैसा आता है सर चाइना से। चाइना की बात करूँ मैं, ऐसे जो लैंड बॉर्डर सारी कंट्रीज मेरे हैं, जो अगर बांग्लादेश की बात करूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, नेपाल, भूटान, जो भी पैसा, अच्छा चाहे चाइनीज ही नहीं है, कोई भी कंट्रीज, लैंड बॉर्डर मेरा कंट्री से जो पैसा आता है, वो पैसा अब ऑटोमेटिक रूट से चला गया। वो दिन चले गए सर, अब जब ऑटोमेटिकली रूट से आप परमिशन लेकर के कंपनी बना लेते थे, अब चाइना में बैठे हैं, हांगकांग में बैठे हैं, और पैसा पूरा इंडिया में आता है और गवर्नमेंट को पता नहीं लगता था, आप सिर्फ रिपोर्टिंग करते थे। अब आपको पहले गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अप्रूवल लेने में 7 से 8 महीने लग जाते हैं। तो उसके बाद स्क्रूटनी होगी कि फंडिंग देने वाला कौन है, कि कोई चाइनीज जो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर तो नहीं है, क्या यहाँ से वहाँ से कंट्रोल करना चाहता है इंडियन इकोनॉमी को, तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सारे फैक्टर को कंसिडर करती है, और उसके बाद आपको अप्रूवल देती है। अभी रिसेंटली एक चेंज आया कि 10% तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट है मेरी इंडियन कंपनी का, तो आप बिना परमिशन के ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन 10% से आप ज़्यादा जाएंगे, तो आपको मेरी अप्रूवल लेनी, आई मीन टू से कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपने पैसा ले लिया, तो मैंने आपको बताया कि आपने अगर 500 करोड़ रुपया ले लिया, तो आप पे 1500 करोड़ की पेनल्टी लगने वाली है। 500 पे 1500। फेमा में प्रोविजन है सर, जो आपने पैसा इन्वॉल्व है उसका 300% आप पे पेनल्टी लग सकती है। RBI का डिस्क्रिप्शन पावर है, मतलब आपके घर, भांडे, सब जा सकते हैं, सब जा सकते हैं, अंडरवेयर छोड़ देंगे सब जा सकते हैं। अगर आप फेमा को आपने अगर लाइटली लिया, तो आपका पैसा समझो गया। बड़ा टफ है फेमा में। तो क्या जो ये पैसा टैक्स हेवन कंट्री से आ रहा है, जैसे मॉरिशस है, सिंगापुर है, यहाँ से जो पैसा आ रहा है,
क्या ये सेफ है या ये भी गया? सर पहले इसमें कोई प्रोविजन था नहीं, आप किसी सी अदर देन लैंड बॉर्डर कंट्री से जो पैसा आता था उसमें आपको जिस सेक्टर में पैसा आ रहा है उसको उसकी अप्रूवल लेनी थी। फॉर एग्जांपल आपको डिफेंस सेक्टर में आ रहा है या इंश्योरेंस सेक्टर में आ रहा है तो एक मेरी लिमिट डिसाइड है 49%, 74%, उससे ज़्यादा मुझे अप्रूवल लेनी पड़ती थी। लेकिन अब एक गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा अमेंडमेंट आया है जिसमें हमारे कंपनी सेक्टर के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अब आपके पास कहीं से भी पैसा आ रहा हो, चाहे सिंगापुर से आ रहा है, नीदरलैंड से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, अब आपको ये देखना है कि उस कंपनी को कंट्रोल कौन करता है। अगर वो पाकिस्तान की कोई कंपनी उसको कंट्रोल करती है या चाइना की कंपनी उस कंपनी को कंट्रोल करती है जो इंडिया में पैसा डाल रही है, और वो कंट्रोल की डेफिनेशन बड़ी कमाल की है सर 10%। अगर आपका 10% उस पर कंट्रोल है, 10% ज़्यादा कंट्रोल मैं नहीं कह सकता, बट गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका 10% उस कंपनी में है तो आप उस पर पैसा नहीं लेके आ सकते, आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपका 10% से नीचे उस कंपनी में लैंड बॉर्डर किसी एंटिटी का कंट्रोल है, आपके 2 डायरेक्टर आपने बैठा रखे हैं उस कंपनी में, फिर भी हम कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आपको हमारी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आप बगैर अप्रूवल के पैसा लेके नहीं आ सकते। तो जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं या इंडिया में जो FDI आती है उसमें सिंगापुर टॉप करता है। मैं आपको बोलूं कि 5 मेजर कंट्री हैं जहाँ सबसे ज़्यादा FDI इंडिया में आती है। सिंगापुर, मॉरिशस, यूएस, नीदरलैंड और जापान। साइचेल्स उसमें FDI इतनी नहीं आती। ये 5 कंट्री हैं जो वैकेंसी 50% जो इंडिया की FDI है इन 5 कंट्री से आती है। अगर इस 5 कंपनी में जो FDI आ रही है और उसको मेरी कोई ऐसी कंपनी कंट्रोल कर रही है जो चाइना से है, बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से है, जिसका 10% स्टेक उस कंपनी में इन्वॉल्व है, तो अब वो बिना परमिशन के पैसा इंडिया में नहीं लगा सकते। अच्छा जी। तो इसका मतलब पैसा आ रहा है जिस कंपनी में, उस कंपनी का जो 10% स्टेक जो है वो चाइनीज के पास है या पाकिस्तान के पास है, तो रेड फ्लैग है। वो आपको जो भी बिजनेसमैन पैसा ले रहा है बाहर से, कितना पैसा ले रहा है, आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट के पास, आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी और आपको पूरी स्क्रूटनाइज करानी पड़ेगी कि इसकी कंपनी की इंटेंशन क्या है, पर्पज़ क्या है। वो ऐसे नहीं आएगा जो पहले आता था। जो आप लोगों ने कर लिया वो कर, हाँ, जो हो गया अब ऐसे नहीं आएगा। डायरेक्टली भी आप नहीं कर सकते, आप इनडायरेक्टली, जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे अब आप वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं कर सकते अभी। इंडियन स्टार्टअप्स में NRI का पैसा कैसे फंस जाता है? सर ये अननोइंगली स्कैम है, जो स्कैम तो नहीं कह सकता इसको मैं, बट आई वुड से कि अननोइंगली पीपल आर इन्वेस्टिंग, उनको पता भी नहीं है कि उनका पैसा फंस गया है। मैं आपको एग्जांपल, पैसा आया और फंस जाता है, उसके पीछे रीजन बताता हूँ आपको। मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ। आज आप इंडिया में हैं, आपने पढ़ा, यहाँ से 100 करोड़ रुपए कमाए, आप यूएस चले गए, ठीक है, यूएस पे आपको वहाँ सिटीजनशिप मिल गई और बहुत से लोग हमारे कंट्री में जो बाहर रहते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर है जो NRI है और बड़ा डोमिनेट करते हैं फाइनेंस मार्केट, करोड़ लोग बाहर रहते हैं। कल आपके बेटे ने कोई स्टार्टअप लगाया यहाँ पे, वो कहते हैं कि मेरा एक स्टार्टअप है। अच्छा, मैं तो चला गया, बेटे ने आपका मैं चला गया टोरंटो, मेरी बेटी है भी वहाँ पे, मालूम है, चल गया टोरंटो अपनी बेटी के पास, मेरा बेटा यहाँ पे, बेटे ने आपका स्टार्टअप लगाया यहाँ पे और एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और बड़ा अच्छे, उसमें आपको दिखते हैं कि प्रॉमिसिंग करियर, आगे आने वाली फंडिंग भी आएगी, और वो यही कर रहा है। ऑल्दो आपका पैसा तो नहीं किसी के पास जाना है, बट फिर भी आप चाहते हो कि आपका पैसा 7 दिन में डबल तो नहीं होगा, बट आपको लगता है कि मुझे पैसा वहाँ पे भेजना है। हाँ, मतलब टोरंटो में लेकर। आप क्या करते हो कि वो द मोमेंट वो अपनी कंपनी बनाता है स्टार्टअप वाली और कहता है कि पापा इसमें पैसे डाल दो आप 50 करोड़। अब मैं हूँ टोरंटो में, आप टोरंटो में, ठीक है जी, सिचुएशन ये है, मैं हूँ टोरंटो में, कनाडा के अंदर हूँ, और मेरा बेटा कहता है कि 50 करोड़ वहां से मैं यहाँ भेज दूँ। नहीं, वो वहां से नहीं बोलता है, वो कहता है कि आपका जो इंडिया में पैसा है, अच्छा, जो बैंकों में मैं अभी लेके नहीं गया, मैं चला गया टोरंटो। सिचुएशन ये है कि मेरा बेटा यहाँ पर, मेरी बेटी वहां पर, मैं भी वहां पर, पैसा मेरा यहाँ पर, तो मेरा पैसा यहाँ पर, मेरा बेटा यहाँ पर, और वो चाहता है कि मैं अपना पैसा उसके स्टार्टअप में लगा दूँ। हाँ, नहीं लगा सकता? नहीं, आप लगा सकते हैं, बट उसमें मुश्किल क्या है, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी मुश्किल क्या है। जो सारे NRI करते हैं, वो जितने भी NRI हैं, वो होता क्या है, जैसे आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिलती है, आपके जो इंडिया में बैंक अकाउंट है ऑटोमेटिकली वो NRO बैंक अकाउंट बन जाते हैं, NRO बैंक अकाउंट बन गए आपके, और आप उस पैसे से आपने बेटे की कंपनी में पैसा लगाया, तो समझो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको कभी भी आप बाहर लेके नहीं जा सकते। वो आपका चला गया नॉन रिपेटेबल बेसिस, उस पैसे से आप यहाँ पे उसको चाहे मल्टीप्लाई कर लो आप, अगर आप, अच्छा, आप ये कहते हैं कि उस पैसे को मैं लगा सकता हूँ, लेकिन अब वो पैसा बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वो पैसा इंडिया में ही रहेगा। अगर आप वापस आ गए तो पैसा आपका है, जितने भी NRI हैं, अगर वो इंडिया में वापस आ रहे हैं तो पैसा उनका यूजफुल है। अगर वो इंडिया में वापस ही नहीं आए, वो उनको वहीं रहना है, तो उनका पैसा फंस गया। तो अब अगर मुझे अपना पैसा यहाँ पर लगा के स्टार्टअप में अब मुझे लेके जाना है किसी ढंग से, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं सर, बड़ा इतना ईजी है नहीं। तो NRI सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, क्योंकि फेमा में सबसे बड़ा जो ब्लंडर मैं इसको बोलता हूँ, NRI इंडिया से पैसा लगाते हैं और उनका पैसा यहीं फंस जाता है। वो पैसा कभी बाहर लेके जा ही नहीं सकते, उसमें लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शंस है। तो वो पैसा आपको, अगर पैसा लगाना है NRI को, तो मैं आपके माध्यम से बात बोलूँ कि उनको वो पैसा वहीं से भेजना पड़ेगा। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि पैसा पहले यहाँ से कनाडा जाएगा या अमेरिका जाएगा या ऑस्ट्रेलिया जाएगा, जहाँ भी जाएगा बॉर्डर को क्रॉस करके फिर बॉर्डर में आएगा, वापस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, ये कहते हैं ये करना पड़ेगा। अच्छा, ये तरीका, ये कंप्लायंस है। आप यहाँ से पैसा नहीं लगा सकते इंडियन स्टार्टअप में, चाहे आप यहाँ पर रहते थे, आपके बैंक है, यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ से पहले वो जाए। हाँ,
और कल मान लो वो आपके बेटे ने आपको 50 करोड़ के शेयर्स दे दिए, बेटी को आप टोरंटो में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं है। फिर भी अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिया वो शेयर्स बेटी को, फिर भी वो पैसा इंडिया में ही रहेगा। जब वो भी कभी बेचेंगे तो उनका जो इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन होगा वो इंडियन बैंक अकाउंट में ही जमा होगा, वो पैसा कभी बाहर जाएगा। आपने मुझे कहा कि मैंने पैसा बाहर ले गया, मैं टोरंटो ले गया, मान लो डॉटर के पास ले गया, हम दोनों इकट्ठे रहते हैं, तो मेरी डॉटर, मेरा जवाई और मैं, हम लोग इकट्ठे रहते हैं, और वहां से अगर मैं दोबारा से पैसा इन्वेस्ट करता हूं अपने बेटी की कंपनी के अंदर, स्टार्टअप के अंदर इंडिया में, तो अब अगर वो शेयर मुझे देता है तो क्या नहीं लेके जा सकता? आप लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब लेके जा सकते, क्योंकि वो आपका एफडीआई बन गया। हाँ। अब आपका वो एफडीआई होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले जो आपने वहां से किया वो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, क्योंकि आप हैं बाहर के, आपने इंडियन कंपनी में लगाया, इंडियन इक्विटी में डाला, बट पैसा डाला कहाँ से? इंडिया से पैसा डाला। पेमेंट जो टर्म्स है ना सर, बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो भी स्टार्टअप में पैसा ले रहे हैं वो पैसा ले कहाँ से रहे हैं, इंडिया से ले रहे हैं या बाहर से ले रहे हैं। स्टार्टअप के लिए तो बेनिफिट हो गया, पैसा आ गया, बट एनआरआई मर गया, उसका पैसा फंस गया। इस कारण से एनआरआई जो है वो फंसता है, और उसको जब पता लगता है, सारे फंसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है सर, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पैसा इंडिया में फंसा हुआ। वो उनके पास इक्विटी शेयर्स लेकर के बैठे हैं कि भी हम इस कंपनी के मालिक हैं, इंडिया में वो आ गए तो ठीक है, इंडिया में नहीं आए तो फिर क्या करेंगे उस पैसे का। मतलब इतना बड़ा प्रोसेस है, मतलब जाना ऑलमोस्ट वो परमिशन से है, बट परमिशन कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। महीने लग जाएगा। हाँ, वो गवर्नमेंट डिसाइड क्यों अलाउ करें, बहुत सारा टैक्स लगेगा, उसमें कोई गारंटी 40, 50, 60% जो गारंटी, उससे कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको परमिशन मिलेगी, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो एनआरआई का बहुत ज़्यादा पैसा जो मेरे पास बहुत ही केसेस आते हैं ऐसे इंडिया में फंसा हुआ है, और उसको उनको अननोइंगली उनको पता ही नहीं कि मेरा पैसा इंडिया में क्यों फंसा हुआ है। वो खुश हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल गई और चल रहा है। अगर हम लोग चाइनीज़ कंपनी के साथ में कोई जीवी बनाते हैं, जॉइंट वेंचर बनाते हैं, तो इसमें क्या रिस्क है? सर बहुत सी चाइना में टेक्नोलॉजी आती है, चाइनीज ही नहीं, कोई भी और कंट्री के साथ में जापान से कराते हैं, जापान के साथ में कराते हैं, ऑटोमोबाइल्स कोई रिस्क है? मैं वही एक्सप्लेन करूंगा आपको कि जापान के साथ कोई रिस्क नहीं है, बट चाइना के साथ रिस्क क्या है कि जो मैंने एक्सप्लेन किया कि चाइना से जब जेवी आप बनाएंगे और वहाँ से 50% आप स्टेक उनको देते हैं, चाइनीज़ को देते हैं, और इंडियन पार्टनर 50% लगाता है, तो मेरा वो अप्रूवल लूट चला जाता है कि मुझे गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट अलाउ करती है नहीं करती है। मेरा जेवी 1 साल तक उसमें डिले हो गया, मुझे 1 साल तक अप्रूवल, 1 साल तक लटका रहेगा। रूल्स कहते हैं कि आपको 70 दिन में अप्रूवल मिल जाएगी। अभी एक रिसेंट नोटिफिकेशन आया कि हम 60 दिन में आपको अप्रूवल देंगे, बट होता क्या है चाइनीज़ कंपनी केस में सारे मैटर चले जाते हैं एमएचए के पास। मैंने पर्सनली कुछ मैटर डील किए हैं, सारे उनके पास चले जाते हैं, और वो आपकी जो इन्वेस्टर है उसकी स्क्रूटनाइज करते हैं, और उसकी केवाईसी लेते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहा, किसी फॉरेन फंडिंग में तो कोई ऐसा इन्वॉल्व नहीं रहा, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड लेकर के चाइना में जो इंडियन एम्बेसी है उसके थ्रू एक रिपोर्ट आती है, और जब वेरीफाई करते ये प्रोसेस टेक्स लाइक 8 to 9 months। उसमें भी जो प्रोबेबिलिटी है अप्रूवल की वो 1/3 है। अभी कोरोना हुआ क्या, कोरोना से पहले, कोरोना के बाद और अब तक, मैं अगर 6 साल की बात करूं तो हमारे देश में जो मैं बोलूं कि 80 बिलियन के आसपास एफडीआई आती है, हम टॉप 3 एफडीआई डेस्टिनेशन है वर्ल्ड में। चाइना का जो शेयर है, यू विल सरप्राइज टू नो सर, 1% से नीचे चला गया है। पिछले 6 सालों में चाइना की एफडीआई हमारे देश में 1% से नीचे है। तो जो जेवी आप लगाते हो, जो टेक्नोलॉजी आप आज लेकर के आना चाहते हो, इट विल बी डिलेड बाय 1 year, इट विल बी डिलेड बाय 6 months, 8 months। सो इनिशियली एज ए बिजनेसमैन आपको ये देखना है कि चाइना के साथ मैं कितना कंफर्टेबल हूँ जेवी के लिए। तो थोड़ा सा टफ है, बट पॉसिबल है कि अभी अप्रूवल आपको मिल जाएगी, बट मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं। बहुत टफ है, बहुत टाइम लगता है, और इसी बात का द्योतक है कि सिर्फ 1% जो है वो चाइना का पैसा जो यहाँ पर लगा हुआ है, पिछले 6 सालों में 1% से भी नीचे है। और जबकि हमारे यहाँ पर इंपोर्ट चाइना से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट, उसके बावजूद भी 1% एफडीआई है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि कहीं से भी करो, चाइना से मत करो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसको छोड़ेगी नहीं। हाँ, इनडायरेक्टली लैंड बॉर्डर जो पाकिस्तान से तो आता नहीं हमारे देश में, फिर बांग्लादेश से कुछ आती थी, तो उसके हालात अभी ज़्यादा कुछ नॉर्मलाइज हुए हैं चीज़ें। तो बट मेजरली एक दूसरे के इसमें पहलू है सर, जो आपको जो समझेगा कि हांगकॉन्ग चाइना का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? वैसे देखें हम तो चाइना का पार्ट नहीं, बट हमारी गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, अच्छा, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि चाइना से मतलब हांगकॉन्ग से ले लो। नहीं, हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है कि हांगकॉन्ग भी चाइना का पार्ट है। लेकिन चाइना का पार्ट तो है ही हांगकॉन्ग। वो वहाँ पे कंसिडर नहीं करते कि हम हांगकॉन्ग चाइना का पार्ट नहीं है, बट हांगकॉन्ग अगर आप टेरिटरी, हम हांगकॉन्ग के साथ कुछ शेयर नहीं करते, बट हांगकॉन्ग हमारी जो गवर्नमेंट है वो हांगकॉन्ग को चाइना का पार्ट समझती है, और क्योंकि सारी फंडिंग हांगकॉन्ग से बहुत ज़्यादा फंडिंग आती है। तो हांगकॉन्ग में मैं एग्जांपल दूँ आपको कि अगर कोई बिजनेसमैन है और उनके यहाँ पे कंपनी है और वो हांगकॉन्ग जाके शिफ्ट हो गए, मेरे पास एक केस आया अभी, हाँ, और उनके पास इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, उनके फादर साहब के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, और वो हांगकॉन्ग में चले गए स्टडी करने, वहीं सेटल हो गए, उनको सिटीजनशिप मिल गई, फादर साहब के पीछे से डेथ हो गई, पूरा शेयर्स उनको ट्रांसफर करना था मुझे हांगकॉन्ग में। अब वो ट्रांसमिशन तो होगा, लेकिन मुझे गवर्नमेंट की उसमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो रहते हैं हांगकॉन्ग में, और हांगकॉन्ग आता है मेरा लैंड बॉर्डर एंटिटी में।
तो चाइना के साथ, हांगकांग के साथ, लैंड बॉर्डर के जितने भी कंट्री हैं, इन्वेस्टमेंट की कंडीशन 2020 से पहले वाली नहीं रही। अब बड़े रिस्क हैं उसमें। तो कोई भी बिजनेसमैन, जो आपका क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि जेवी लगाता है चाइना के साथ, आई वुड से कि इतना ईजी नहीं है चाइना से टेक्नोलॉजी लेकर के आपको फंडिंग देना। हाँ, आप करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बट फॉरेन फंडिंग स्टिल देयर इज सर्विलेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। देवेंद्र जी, ये एनआरआई और रेजिडेंट रूल्स में, इनमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखो सर, इनकम टैक्स से कहता है कि अगर आप इंडिया एनआरआई और रेजिडेंट रूल्स, ये रेजिडेंट रूल्स क्या है? आप अगर इंडिया में रहते हो मोर देन 182 डेज, आप किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो आप इंडियन रेजिडेंट हो गए। ठीक है। आप बाहर चले गए, आपने 182 डेज इंडिया में स्पेंड नहीं किया, तो आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ के रेजिडेंट बन गए। ठीक है जी। अब होता क्या है फेमा में कि बाहर हैं, जॉब के बाहर जा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं 1 साल से 2 साल से, तो फंडिंग कर देते हैं वहाँ से। जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको अपने बेटे के स्टार्टअप वाला, एनआरआई ट्रैप हो जाते हैं इंडियन कंपनीज़ में। लुक्रेटिव स्कीम्स आती हैं, स्कीम्स आई वुड से कि अच्छे प्रोमिसिंग सेक्टर्स आते हैं जहाँ पे कंपनी प्रोमिसिंग फ्यूचर लेकर के आती हैं कि ये मेरी कंपनी है, इसमें इतना आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बट वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करते हैं? फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इंडिया से, और वो उनका पूरा पैसा इंडिया में फंस जाता है। अगर वो वापस आते हैं तो ठीक है, अगर वापस नहीं आते हैं तो वो एनआरआई के लिए एक बड़ा लॉस है। अगर आप कोई सैलरीड एम्प्लॉई है और वहीं पे रह रहे हैं, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि आपने 20 साल जाके वहाँ पे जॉब की, यूएस में जॉब की, और आपको यहाँ का जो पूरी फंडिंग थी इंडिया में, आपने पूरा प्रॉपर्टी बेच के पैसा लगा दिया इंडिया में, अब आप यूएस से वापस नहीं आने वाले हो, वो पूरा पैसा आपका इंडिया में है। यहीं पर एक क्वेश्चन और खड़ा होता है कि जो एनआरआई है यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा उसका यहीं पर पड़ा होता है, और यहाँ से उठा के प्रॉपर्टियाँ खरीदता है, वो एफडी में डालता है, वो वो आप इंडिया में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इंडियन पैसे को इंडिया में दिक्कत है नहीं। जब इंडियन पैसे को आप बाहर लेके जाएंगे, वहाँ मेरी गवर्नमेंट कहती है कि वो तो समझ आता है कि बाहर लेके जाते हो तो फेमा में फंस सकते हो आप एनआरआई को, आप बाहर लेके नहीं जा सकते अगर पैसा यहाँ पर है। आपने मुझे कहा जो एनआरआई है वो अपना पैसा अगर किसी स्टार्टअप पे लगाता है तो वो नहीं लगा सकता, चाहे उसका अपने बेटे का भी है, तब उसका पैसा ले जाना मुश्किल है। अगर उसका पैसा यहाँ बैंकों पर है तो क्या वो उस पैसे को लेके जा सकता है? अभी उसने इन्वेस्ट नहीं किया किसी स्टार्टअप में, तो उसमें एक स्कीम है आपकी, जो LRS स्कीम है, जो $250 लाख है पर ईयर, वो आप लेके जा सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको कनेक्ट करूँ कि जो बाहर आप जो पैसा भेजते हो, तो पर इंडिविजुअल आपके ऊपर एक लिमिट एप्लीकेबल है, उस लिमिट के हिसाब से पर ईयर पर पर्सन $250,000 USD, वो आप लिमिट से लेके जा सकते हो। लेकिन वो पैसा नहीं लेके जा सकते जो आपके एनआरओ अकाउंट में आ गया। तो अगर मैं बाहर गया, मेरा पैसा यहाँ पर है 100, 200, 400, 500 करोड़ है, मैं चला गया टोरंटो अपनी बेटी के पास, तो नहीं, वो उस पैसे के लिए फिर आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आप पहले जैसे आप स्टडी के लिए पैसा भेज सकते हैं, बट आपका स्टेटस ही चेंज हो गया, तो आप उस फंड को रिपैट्रिएट कर रहे हो। जो नॉन रिपैटेबल फंड है आपका इंडिया में, जो शेयर से आया, उस पैसे को तो वो अलाउ नहीं होता है। परमिशन लेनी पड़ेगी आपको आरबीआई से, परमिशन लेकर के फिर आप लेके जा आराम से हो सकता है। नहीं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से इंडिया से कोई इंसान अगर बाहर जाता है तो जाए, जो करना है करो, लेकिन पैसा नहीं लेके जा सकता, और जो लेके जा सकता है लिमिट तक लेके जा सकता, लिमिट से ऊपर लेके जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकते। तो कोई करोड़पति यहाँ से जा ही नहीं सकता बाहर। पैसा अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसे अलाउ करने लगी, सारा पैसा तो साइफनिंग ऑफ हो जाएगा, सब चला जाएगा बाहर। आप ये कहना चाहते हैं कि कोई करोड़पति जा नहीं सकता, हजारपति लखपति जा सकता है? देखो हजारपति हो जाए, लखपति जाए, हमारी गवर्नमेंट कहती है करोड़पति हो, यहीं पे रह जाओ। हाँ, वो तुम्हें नहीं जाने देंगे, पैसा नहीं लेके जाना, तुम चले जाओ, तुम जाओ, पैसा ही छोड़ जाओ। जैसे आप जाते हैं दुनिया से, हम सब दिन जाएंगे, एक दिन निकल जाएंगे यहाँ से, पैसा सब यहीं छोड़ के जाएंगे। तो सेम मोट हमारी गवर्नमेंट का कि आप जाओ यहाँ से, पैसा ही छोड़ जाओ, पैसे को लेके मत जाओ। तो ये फैक्टर है सर, ये बहुत बढ़िया। हाँ, तो पैसा नहीं देंगे, हाँ बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे पैसे। आपको परमिशन है, उस हिसाब से आपको देंगे। आप कंपनी से लेके जाते हो तो मेरी अलग लिमिट्स हैं, हाँ, तो बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो बेजे भालिया ऐसे नहीं सूटकेस लेके भागा था यहाँ से। वो तो एक अलग था, वो तो कंपनी उन्होंने अभी सेल कर दिया 15,000 करोड़ में, जो वैल्यूएशन आई थी उस हिसाब से। बट वो फॉरेन सब्सिडरी थी, और जो बाहर की कंपनी को पैसा गया है, तो वो तो बड़ी प्लानिंग करके गए होंगे लोग, ऐसे तो दे नो बेटर देन अस। ये क्या चक्कर है जो इंडियन बिजनेसमैन अपना पैसा भेजते हैं बाहर, 2 नंबर का पैसा भेजते हैं, और फिर वो घुमा के वापस आता है इंडिया में, ये चक्कर क्या है? ये सर एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, और लॉ में तो कहीं डिफाइन नहीं है, इसको कहते हैं राउंड ट्रिपिंग एक वर्ड है, तो कि यहाँ आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, दूसरी कंपनी आप पैसे को बाहर भेजते हैं। 2 नंबर का होता है ये, अनअकाउंटेबल होता है। पैसा जिसका पैसा उसको पता है कि वो कौन सा नंबर का है, ही नोज बेटर देन अस। तो वो पैसा जब बाहर भेजते हैं, बाहर की कंपनी, साफ सी बात है, मेरे ख्याल से वो अनअकाउंटेबल पैसा है, हाँ, है ना, तो वो पैसा बाहर इन्वेस्ट करते हैं, और बाहर की कंपनी में करते हैं, और फिर वो कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है। क्या चक्कर क्या है? उसमें अभी गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगाई है, जो इंडिविजुअल पैसा बाहर भेजते थे, उसमें बड़ी एक अच्छा लॉ आया सर। मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपए है, और आपने 50 करोड़ भेज दिए सिंगापुर में, एक एंटिटी बना लिया आपने, इंडिविजुअल, आप उसके शेयर होल्डर हैं, और आपकी उसमें 50% शेयर होल्डिंग है, सिंगापुर में वो कंपनी है। आप चाह रहे हो कि वो कंपनी इंडियन कंपनीज को कंट्रोल करे, आप यहाँ से कर नहीं पा रहे थे, आप सिंगापुर के थ्रू चाह रहे हो उस कंपनी कंट्रोल करना। वो कंपनी इंडियन कंपनी में जब इन्वेस्ट करती है,
तो उसमें कंपनी में भी गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया है कि किसी इंडियन इंडिविजुअल का कंट्रोल तो नहीं है, अगर वो कंट्रोल के डिफाइन कैसे कर दिया 10%, वही 10% अगर आपका 10% है तो कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। हाँ। तो उसको कर्टेल करने के लिए जो इंडिविजुअल बाहर पैसा भेजते थे या बाहर कंपनी बनाते थे और वो राउंड ट्रिपिंग करके पैसा वापस आता था, हाँ। अगर किसी इंडिविजुअल का 10% पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है, हाँ। तो वो कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। हाँ, हाँ, तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन आपको कैसे मिलेगी वो कि परमिशन इतनी इजीली नहीं मिलती आरबीआई में। बट आरबीआई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ऑन रिकॉर्ड भी कह सकता हूँ कि बेस्ट डिपार्टमेंट भी है, हाँ। जो बिल्कुल ही फेयर डिपार्टमेंट है, और आपको मेरिट्स पे आपका अप्रूवल मिलेगी, आपका इन्फ्लुएंस नहीं होता उसमें। आप कुछ भी कर लो, अंदर टेबल कुछ नहीं करता, कुछ अंदर द टेबल कुछ नहीं चलता आरबीआई में। आरबीआई द बेस्ट डिपार्टमेंट भी है। आपको अप्रूवल मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आपको उसको पैसे भी नहीं लेगा। तो ये पहले, लेकिन जो हो रहा है ये पैसा बाहर भेजो फिर वहां से राउंड करके यहाँ पर आ रहा है। करते हैं। अगर आपने कंपनी में एक लूप होल से रूल डिफाइन करता है कि तो क्या ये इनका तरीका है अपने 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का करना? आप कह सकते हैं इंडिविजुअल का भी कर्टेल कर दिया है। इंडिविजुअल अब नहीं भेज सकता बाहर पैसा। अगर आपने कंपनी बनानी है आपके यहाँ पे, तो कम आपका पैसा आ गया, कंपनी में आ गया, आपके बैंक अकाउंट्स में आ गया पैसा, कंपनी बाहर इन्वेस्ट कर सकती है, वो कंपनी फिर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। कंपनी के लिए एग्जेम्पशंस है, बट इंडिविजुअल को अभी कंप्लीटली आपका अगर 10% है, वो 10% से नीचे और आपका कंट्रोल है उस कंपनी में, आप डायरेक्टर है, आपकी वाइफ डायरेक्टर है उस कंपनी में, आपका बेटा डायरेक्टर है, आपका कंट्रोल उस कंपनी में, तो फिर आप वो पैसा इंडिया में लेके नहीं आ सकते। ये आपको अलाउड तो यूजली जितने भी लोग ये कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 नंबर के पैसे को उनको 1 नंबर का पैसा करना है। ये इंटेंशन हो सकती है, ये इंटेंशन हो। और दूसरी इंटेंशन क्या होती है? अब बाकी तो बिजनेस आपको ये इंटेंशन यही होती है बेसिकली, क्योंकि वैसे तो डायरेक्टली आप इंडिया में भी लगा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। इंडिया में तो घुमा रहे हैं तो कुछ ना कुछ घुमा रहे हैं तो पैसा तो उनका खर्चा हो रहा है। मैंने वर्ड यूज किया ना, राउंड ट्रिपिंग। हाँ, राउंड ट्रिपिंग। तो ये जो राउंड ट्रिपिंग कर रहे हैं इसमें पैसा तो उनका लगता है, पैसा यहाँ से बाहर जाएगा तो पैसा तो उनको खर्चना पड़ेगा, वहाँ से अंदर आएगा तो पैसा उनको जिसको आपने दिया है उसका पैसा वो भी अपनी कमीशन लेगा। तो इतनी जो आप घुमा फिरा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है 2 नंबर का पैसा जो 1 नंबर होगा, तो वो अभी 10% इंडिविजुअल से ज़्यादा अभी आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है। अच्छा, इसी ढंग से बहुत सारे फॉरेनर्स इंडियन कंपनीज में काम करते पैसा बनाते हैं, लेकिन उनका पैसा बाहर नहीं जा पाता, वो यहीं पर फंसा ही रह जाता है। ये क्या तरीका है, ये क्या चक्कर है? ये एक प्रोविजन है सर, बहुत से पॉलिसी है हमारी इंडियन कंपनीज की, कि अगर आपको 1 करोड़ सैलरी देते हैं, हाँ, तो वो 10% में आपको ईसॉप डाल देंगे। 10% आपको ईसॉप आपको स्पेलिंग क्या है ईसॉप के? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो आपको देंगे कि आपको ईसॉप दे देंगे, आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स देंगे। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको 10% दे दिया, वो आपको 3 साल बाद आप उसको एक्सरसाइज करेंगे। तो अपनी सैलरी की जगह पर उन लोगों ने 1% का 10% का शेयर दे दिया। वो 3 साल बाद आप उसको इक्विटी के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो 90% उनको कैश दिया, हाँ, सैलरी ट्रांसफर कर दी, लेकिन 10% के शेयर दे दिए। अच्छा, अब वो शेयर उनको, मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो वो शेयर्स अभी उनको नहीं मिले, एक राइट मिला है, जो 3 साल बाद उनको शेयर मिल जाएंगे कंपनी को शेयर होल्डर बन जाएंगे, जो 10% उनकी सैलरी का ब्रेकअप होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर वो इंडिया में यहाँ अगर वो 3 साल में शिफ्ट हो गई अपनी कंट्री, यहाँ से जापान, यहाँ से साउथ कोरिया चले गए, और 3 साल बाद जब ऑप्शन आता है उनके बाद वो शेयर्स लेने वाला, हाँ, तो वो फिर वही फंस जाएंगे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो उनका जो इन्वेस्टमेंट है, हाँ, वो नॉन रिपेटेबल बेसिस पे चला जाएगा और वो पैसा उनका इंडिया में रहेगा, वो शेयर होल्डर बनेगा। क्यों नहीं ले जा सकते तब पैसा? वो इंडियन इंटेंशन ये है गवर्नमेंट की, जब आपको ऑप्शन दिया गया शेयर लेने के लिए तो आप इंडियन रेजिडेंट थे, आप एनआरआई नहीं थे, आप पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया नहीं थे आप। नहीं, वो तो फॉरेनर है। हाँ, वो इंडिया में आया हुआ है, कुछ 1 महीनों के लिए आया हुआ है और उसके बाद वापस आता है, उसको सिटीजनशिप यहाँ की बिल्कुल नहीं मिली, लेकिन 2-3 साल के यहाँ पर है, वर्क वीज़ा पर है वो। अब अगर उसके पास शेयर है, वो उसको बेच करके वो पैसा क्यों लेके जा सकता? सर, एक फिल्मों में मुझे डायलॉग याद आता है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में 1 वे ट्रैफिक होता है। 1 वे ट्रैफिक, आते हैं लोग, जा नहीं पाते। फेमा में ना अगर आप पैसा आया, ये कंपनी फंसाती है उनको या गवर्नमेंट फंसा रही है? ये गवर्नमेंट कंपनी की पॉलिसी अननोइंगली है, मैं बोलूँगा कि किसी को पता नहीं है कि ऐसा प्रोविजन है, और ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स फंसे पड़े, उनका पैसा फंस जाता है यहाँ पे, और फिर उसको यहाँ का यहीं रह जाता है। आप उसको यहाँ, अगर इंडिया में तो रहना है नहीं, उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिलनी है नहीं, वो तो आए कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, इंडियन सिटीजन मिलना इतना आसान है नहीं, तो वो पैसा फिर उनका बाहर नहीं जा पाता। तो अननोइंगली मैं बोलूँगा कि जब लोग को, ऐसे फॉरेनर्स को क्या करना चाहिए? आई थिंक अवॉइड करनी चाहिए, ये पॉलिसी नहीं लेना चाहिए उनको। अपनी पूरी सैलरी, आप जो भी सैलरी मिलती है वो कैश में लेनी चाहिए, इन स्कीम से बचना चाहिए आपको। स्वेट इक्विटी शेयर्स, ईसॉप वाली स्कीम से आपको नहीं लेनी चाहिए। तो क्या जानबूझ के कंपनीज फंसाती हैं फॉरेनर्स को? नहीं, कंपनी बोला ना, कंपनी को पता ही नहीं होता। अच्छा, कंपनी के पास तो पैसे चले गए, वो ईसॉप जो खरीदेंगे वो तो ऑप्शन दे दिया उन्होंने, तो वो कंपनी, उसमें कंपनी को पता ही नहीं है कि फीमा में ऐसी पॉलिसी, जो एचआर वाले आपकी पॉलिसी बनाते हैं उनको पता ही नहीं है कि मेरा फॉरेनर एम्प्लॉई है और ये पैसा बाहर लेके जा ही नहीं सकता जब ये शेयर्स ले लेगा तो ये उनको पता ही नहीं है। जैसे कई बार होता है ना कि आप किसी कंट्री में आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि लेफ्ट सीपी में आप जाते हो तो आपने लेफ्ट लिया तो आपका चलान आ जाता है। गुड़गांव में आप लेफ्ट लेते हैं तो आप फ्री हैं, बट सीपी में लेफ्ट अलाउड नहीं है। तो ये अननोइंगली है, अननोइंगली लोगों को लगता है कि उनका पैसा फंस जाता है, और बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें सारे बहुत लोग फंसे पड़े। जितना 10 साल यहाँ पे काम किया आपका पूरा पैसा यहीं पे फंसा पड़ा है। कोरोना हुआ था,
इससे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे इफेक्टेड हुआ? सर इसमें ना बड़ा इम्पैक्ट आया। देखो बिजनेस पे तो आया ही, सभी को बिजनेस पे आया, टर्नओवर नीचे हुआ। क्यों आया था? मैं पेमेंट को लेकर इसमें बात करूंगा कि जो हमारी पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर बड़ा इम्पैक्ट आया बिजनेसमैन पे, क्योंकि उसमें बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी वो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। क्या रीजन क्या है उसमें कि आप पेमेंट कर नहीं पाए, आपने जो एक्सपोर्ट किया उसकी पेमेंट आपको मिली नहीं। पूरी पेंडेमिक था, वो पूरी दुनिया उस टाइम में इस टफ दौर से गुजर रही थी। अब आपने डिले कर दी पेमेंट, आपकी 6 महीने से डिले हो गई, आपकी 3 साल से डिले हो गई पेमेंट। अब मेरा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की रेगुलेशंस क्या कहती हैं फेमा में कि 6 महीने तक आपने पेमेंट नहीं की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो मेरे आप 6 महीने तक की आपको पावर है। आप आज जो आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया 6 महीने में आपको पेमेंट करनी है। हाँ। पेंडेमिक में ऐसी हालत थी, सभी वी वर लॉक्ड, ऐसे बिजनेस चल नहीं रहे थे। हाँ। अगर आप 6 महीने के बाद आपको देते हैं मैंने 3 साल का टाइम, 3 साल तक आपका जो ऑथोराइज डीलर है, बैंक जिसके पास आपका करंट अकाउंट है, वो डीलर आपको पावर देता है और सबमिशन ऑफ द फैक्ट्स कि क्या रीजन थे आप पेमेंट नहीं कर पाए। उसके अगर आपने 3 साल भी मिस कर दिए तो फिर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पेमेंट देना। अब जिस कंपनीज ने एक्सपोर्ट किया था मैं 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, और 3 साल तक उनकी पेमेंट नहीं आई, तो पेमेंट सबकी पेमेंट अटकी हुई है। उस पेमेंट को अप्रूव कराने के लिए जो पावर है वो आरबीआई के पास है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की जो पावर है वो आरबीआई के पास है। आपको बैंक के थ्रू एडी के थ्रू, बैंक को हम एडी बोलते हैं, ऑथराइज डीलर, आरबीआई में जाना पड़ेगा, आरबीआई से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अप्रूवल में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर वही पंगा है। वो मेरा उसमें मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने क्यों पेमेंट नहीं ली। और जब आप एक्सपोर्ट की पेमेंट आपकी नहीं आती, उसमें एक प्रोविजन और भी है सर। कई बार क्या होता है कि 10 साल से आपकी बुक्स में पैसा खड़ा है, आपका सीए बोलता है कि ये 50 करोड़ कब आएंगे, कहते हैं इसको राइट ऑफ कर देते हैं, ये पैसे नहीं आने वाले, बैड डेप्ट में चले गए मेरे पैसे। हाँ। आपने बैड डेप्ट कर दिए। हाँ। बट आप बैड डेप्ट कर ही नहीं सकते। अब बैड डेप्ट होने के बाद बैड डेप्ट भी नहीं कर सकते। आपने 50, आपके 10 साल आपने सब कोशिश कर लिया, मेरी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई जिससे मुझे पैसा आना था, आपने बैड डेप्ट कर लिया, आप डिक्लेयर कर दिया कि पैसा नहीं कर सकता मैं, तो मैं बताता हूँ क्यों। पैसा बाकी में नहीं आना, बैड डेप्ट हो चुका है। लेकिन आरबीआई कहता है कि आप बैड डेप्ट आपने कर दिया तो मेरे पास आओ, और बैड डेप्ट आपने करना है तो प्रायर अप्रूवल दिखाओ, मेरे पास अप्रूवल लेने आओ कि आपने जो बाहर भेजा, आपकी इंटेंशन क्या है। आपने 50 करोड़ का माल बाहर भेज दिया, आप उस पैसे को आप राइट ऑफ करना चाहते हो, आप मेरे एसेट्स को बाहर हेराफेरी पॉसिबल है, आपकी फंडिंग क्या थी, आपने किसको सपोर्ट कर रहे हो, तो आरबीआई की अप्रूवल के बिना आप राइट ऑफ कर ही नहीं सकते। अगर आपने कर लिया फेमा में, तो फेमा में जो पेनल्टी है सर, जो अमाउंट इन्वॉल्व के 300%। इसके कारण से तो ये हुआ कि एक बुरे के कारण से सही भी पिसता है। हाँ, ये भी फंसता है। और दूसरा, इंपोर्ट से जो पेमेंट आनी थी आपसे, जो आपने, ये तो एक्सपोर्ट की बात है, एक्सपोर्ट की बात हो गई। इंपोर्ट आप जो पेमेंट देना चाहते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का थोड़ा सा लीनियंट व्यू है कि बाहर से एक्सपोर्ट आया तो अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वो भी सेम ही है। आपको राइट ऑफ करनी है बुक से, तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरबीआई को। बाहर जो भी पैसा आपने भेजा, अमूल गुड्स भेजा, पैसा भेजा, इतना ईजी नहीं है सर। यहाँ से पैसा जाना, मैंने बोला ना कि इतना मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको प्रॉपर आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप पैसे को बाहर भेज सकते हैं या राइट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, अगर फेमा का अबॉलिशन करते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पेनल्टी क्या हो सकती है? ये सर बड़ा, देखो फांसी तो नहीं लटका सकते, नहीं फांसी तो नहीं लगा सकते, लेकिन फांसी वाली हालत कर देते हैं। बट पैसा गया तो समझो फांसी वाली हालत तो हो जाती है, क्योंकि ईडी पिक्चर में आ जाता है। और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जैसे प्यार करता है लोगों को उनका प्यार कोई नहीं देखना चाहता। जिस तरह से प्रोसेस है, आई थिंक वो, अगर आप में फेमा में 100 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है, आपने 100 करोड़ की फंडिंग ली है बाहर से, तो आप पे जो मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है वो 300 करोड़ की। 300 करोड़, 3 गुना 100 करोड़ का अगर है तो 300 गुना लगान तो नहीं देना होता, बट 300% पेनल्टी आप पे लग जाएगी। और वो आपको पे करनी पड़ेगी। अभी मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक आईपीएल फ्रेंचाइजी है, बड़ी प्रोमिनेंट फ्रेंचाइजी, हमारा आईपीएल चल रहा है हमारे देश में। बिल्कुल। फेमा से फंडिंग आई थी और इंडिविजुअल डायरेक्टर के नाम में पैसे आ गए। उस इंडिविजुअल डायरेक्टर ने पैसे पेमेंट कर दी बीसीसीआई को, उसी पैसे को, कंपनी बनी नहीं, और अमाउंट था 33 करोड़ का। 2011 में उस पर ईडी का नोटिस आया और 100 करोड़ की पेनल्टी लग गई उसके ऊपर। काश। और वो फाइनली अपील में गए, वो सेटल हुआ 15 करोड़। ये बड़ा अच्छा फेमा का केस लो है, गूगल पे भी है। 15 करोड़ उस फ्रेंचाइजी को पेनल्टी पे करना पड़ा। एक सिंपल सी एरर थी कि डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट से पेमेंट चली गई थी बीसीसीआई को। हाँ। तो फेमा को आप कभी लाइटली ले ही नहीं सकते। जितने भी बिजनेसमैन हैं नोइंगली अननोइंगली जो एरर करते हैं। अभी मेरे पास एक केस है सर, उसमें आप फॉर एग्जांपल बताओ, आपने कंपनी बनाई 2010 में, आपने 500 करोड़ की फंडिंग ले ली, आपने रिपोर्टिंग कर दी, बैंक को दे दी पेपर, बैंक ने, आपने सोचा कि आरबीआई को जमा कर दिया होगा। पहले क्या होता था कि आपने 500 करोड़ की फंडिंग आया, आप बिजनेसमैन, आपको अपना काम पैसे में लगा दिया, आपने कंप्लायंस को लिया हल्के में, आपने बैंक में सबमिट कर दिए पेपर, बैंक ने आरबीआई में सबमिट किया, कोई क्वेरी आई नहीं आई, और वो अप्रूव नहीं हुआ, बैठ हो गया। अब आपके पास एक दोबारा फंडिंग आनी है, तो आरबीआई आपसे फंड आप कंपनी में डालता है, पूछता है कि भाई मुझे वो पहले जो अप्रूवल दी थी आपने, उसकी रिपोर्टिंग होगी कि नहीं होगी, आपका ड्यू डिलिजेंस होता है। आपको पता लगा कि वो तो अप्रूवल ही नहीं है मेरे पास,
आप सोचो 500 करोड़ की रिपोर्टिंग थी, उस पर आपकी पेनल्टी मैक्सिमम जो जा सकती है 1500 करोड़, आपका बिजनेस तो गया। सब बिक जाएगा। आरबीआई के पास पावर हो, कितना लगाती है वो एक अलग प्रोविजन है, बट मैक्सिमम जो आरबीआई की डिस्क्रिशनरी पावर है वो 300% आपकी पेनल्टी लग सकती है। तो 1500 करोड़ अगर आपको आज देने पड़े तो आप एक छोटा सा नॉन कंप्लाइंस आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वो बिजनेसमैन जो कंप्लाइंस को सिर्फ कोस्ट समझते हैं, हल्का समझते हैं, वो ये समझते हैं कि कंप्लाइंस CS की थोड़ी सी उसको पैसे देने पड़ेंगे। सीएस को अगर आप कुछ हजारों कुछ लाखों के चक्कर में करोड़ों अरबों के नुकसान में जा सकते हैं, सब बंद हो सकता है। तो कंप्लाइंस तो मैं कहूँगा कि सर ऐसा एक फैक्टर है, आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है आप, और आपको पता ही नहीं कि अंदर आपके क्या चल रहा है। तो कंप्लाइंस इज अ काइंड ऑफ द ड्यू डिलिजेंस जो आपको करना चाहिए, और आपको हर बिजनेसमैन को उस पर फोकस रखना चाहिए। कंप्लाइंस को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो अगर किसी बिजनेसमैन को पता ही नहीं है इन सब रूल्स का, और उससे कोई फेमा का रूल टूट जाता है, नहीं पता उसको, इतने सारे रूल्स हैं, इतना कुछ है, उससे अननोइंगली कोई रूल टूटता है तो भी 300%। सर बेसिक टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है लो की, इग्नोरेंस इज नॉट अलाउड। आप किसी कंट्री फंस गया वो, आप किसी कंट्री में जाते हैं या लेफ्ट में ड्राइव करते हैं, वहाँ भी आप सोचें मैं लेफ्ट में ड्राइव कर लूँ, सो आप बोलेंगे मुझे लो का नहीं पता, तो ये तो यू शुड अवेयर अबाउट द लो फैक्ट। आपको पेनल्टी है। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। नो एक्सक्यूज। आपने अगर वो नोइंगली अननोइंगली कुछ भी करता है फंसेगा ही फंसेगा। नहीं पड़ता सर, मैं एज ए लेमैन, मुझे एज ए अथॉरिटी, आपने वॉल्यूशंस किया, यू आर सपोज टू पे द पेनल्टी, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर आप नहीं जानते तो हमारी गवर्नमेंट ने कहती है कि आप जानते हो, हम लोग केस डिपेंड करेगा कि आपको केस को कैसे प्रेजेंट करते हैं, बट पेनल्टी आप पे लगेगी, वो श्योर है। कितना परसेंट लगती है वो अथॉरिटी डिसाइड करती है, वो हमारा मैक्सिमम है, उसमें एक टर्मिनोलॉजी है 300% आप पे पेनल्टी लग सकती है। क्या हर ट्रांजैक्शन जो बॉर्डर के बाहर होता है, पैसे का लेन देन होता है, क्या वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन वो फेमा के अंडर आते हैं? हाँ, ऑलमोस्ट बोलूँगा कि जो आप बॉर्डर से आपने जो वर्ड यूज किया कि आप बाहर जो ट्रांजेक्शंस करते हैं, तो सारी ट्रांजेक्शंस फेमा में 2 तरह के ट्रांजेक्शंस होती हैं सर। हाँ। एक मेरी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस है और एक मेरी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो वो हम डिस्कस किया, वो भी आपकी फीमा में आती है। और एक आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो आप इन्वेस्ट करते हैं, जो आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो आपकी एसेट्स को बढ़ाती है, जो आपकी कैपिटल लेकर के आते हैं, तो वो दोनों सारी ट्रांजेक्शन फीमा में आती हैं और आपको पूरे लो फीमा के कंप्लाई करने पड़ते हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि छोटा मोटा कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं, कुछ हज़ारों की भी अगर हम लोग बाहर से खरीदते हैं कुछ हज़ारों की, तो वो भी नहीं, वो भी आपको इंटीमेट करना पड़ता है। इतना इंपैक्ट नहीं आता उसका, क्योंकि वो करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन है। हाँ। और आपने क्रेडिट कहीं गए और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लिया, वो ट्रांजेक्शन नहीं आती। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। एक आप कंसल्टेंसी भी अगर देते हैं बाहर, तो एक पर ईयर आप 10 लाख की $1 मिलियन USD अलाउड है उसमें। हाँ, तो उसमें जो फ्रीलांसर जो काम करते हैं, हाँ, वो बाहर से पेमेंट लेते हैं, उसमें इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं नहीं। अच्छा। एक लिमिट तक उनको अलाउड है कि आप काम कर सकते हैं, बट जो बिजनेस जब ऐसे आप बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बेसिकली, तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको सीरियसली हर चीज़ कंप्लाई करनी पड़ती है। समझ गया। वो जो बिजनेसमैन जिनका पैसा है वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहते हैं, तो वो कैसे पैसा बाहर भेजे यूनिवर्सिटीज़ को? ये बड़ा ट्रेंड है इंडिया में कि बहुत से फैक्ट भी है कि बहुत से बच्चे हमारे बाहर पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए मेरे हिसाब से। इंडियन जो अपॉर्चुनिटी उसको अवेल करना चाहिए, बट उसमें एक प्रोविजन है कि LRS स्कीम है कि आपको मैक्सिमम 2 लाख LRS 2,50,000 USD पर पर्सन आप बाहर लेके जा सकते हैं पर ईयर। अब उसको $2.5 लाख से तो कुछ होगा नहीं। अगर आपको बच्चे को बाहर पढ़ाना है, US में आपकी फीस ज़्यादा है, आपको एक साल आपकी 1 करोड़ है, 2 करोड़ है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। लेकिन वो उस आपको फीस के हिसाब से वो बहुत कम पड़ती है और आपको ज़्यादा पेमेंट करनी है। तो बेस्ट वे है कि आप बाहर कंपनी बना लो अपने नाम से। आप बाहर कंपनी बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, बाहर कंपनी बना सकते हैं, जिसका कुछ तो कर सकते हैं हम लोग। बाहर कंपनी बना सकते हैं और उस कंपनी के थ्रू आप वो फीस और एक्सपेंसेस दिखा करके उसके थ्रू आप फंडिंग कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उस तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड में बोलूँ तो आप मतलब कि यू कैन मैनेज द थिंग्स इन सच वे कि कंपनी से आप कुछ पेमेंट कर सकते हैं बाहर, जो लोन दिखा करके आप उनको लोन दे सकते हैं बाहर पे, और वो फिर जब उनके पास जॉब लगेगी तो वो लोन को रिपे। और क्या तरीका है इसके अलावा? इसके अलावा तरीका तो सर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता कि आपके पास अप्रूवल ले सकते हैं। फिर आप एक केस हमने कहा था कि आप RBI के पास जाइए कि ये मेरा माय सन एंड ही स्टडिंग अब्रॉड और मुझे उसके $10 लाख भेजने हैं या $20 लाख भेजने हैं, तो फिर आपको RBI के पास जाना पड़ेगा। RBI कंसिडर दैट केस इज जेन्युइन, देन दे विल अलाउ यू। तो अल्टीमेट जो अथॉरिटी है हमारे पास जो फेमा में, वो RBI है। नॉक द डोर ऑफ RBI व्हेन यू आर इन ट्रबल। देवेंद्र जी, जब बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ पर पैसा लगाती हैं किसी कंपनी के अंदर, तो क्या देख करके पैसा लगाती हैं? सर देखो, बाहर से जो भी फंडिंग आती है इंडिया में, मान लो आपने कुछ स्टार्टअप स्टार्ट किया 2016 में, 16 में जो स्कीम आई थी स्टार्टअप वाली, 1 अप्रैल 2016 के बाद जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई और स्टार्टअप की कैटेगरी में गई जिनका एक पर्टिकुलर टर्नओवर डिफाइन है। अगर उस टाइम आपने फंडिंग लगाई और आपका स्टार्टअप ग्रो कर गया, अब आपको उसको बड़े स्केल पे लेकर के जाना है, तो आपको फंडिंग चाहिए बाहर से। तो बाहर का जो इन्वेस्टर है, तो फंडिंग करने से उसका पहला काम रहेगा ड्यू डिलिजेंस करना, कि ड्यू डिलिजेंस इज लाइक स्कैनिंग योर बॉडी, कि इसने जब सिंस इनकॉर्पोरेशन
आपने जो फंडिंग लगाई थी तब से लेकर आज तक जो भी आपने फंडिंग किया है, जो भी आपने बिजनेस एक्सपेंड किया है, जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, उनका लॉ का क्या स्टेटस है, कंप्लाइंसेस का क्या स्टेटस है। हाँ। और वहाँ पे सीएस का बड़ा क्रूशियल रोल आता है कि ड्यू डिलिजेंस जो बेसिकली जो भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होते हैं वो करके उनको स्टार्टअप को देते हैं। सिंस इनकॉर्पोरेशंस आपकी स्टार्टअप में, आपकी कंपनी में जो भी कंप्लाइंसेज हैं लॉ के, और आज 10 साल तक आपने जो कंप्लाई किए, आपने जो वॉल्यूशंस किए, वो सारी रिपोर्ट बना करके कंपनी सेक्रेटरी सबमिट करता है। और जब इन्वेस्टर उनको देखकर वो पैसा लगाता उनको देख करके पैसा लगाता है कि ये बिल्कुल क्लीन कंपनी है, इसमें कोई नॉन कंप्लाइंसेस नहीं है, इस पर कोई पेनल्टी नहीं लगी है, तो उस केस में वो हर वो गलती जो आप लोग कर रहे हैं उसके कारण से आपको कल पैसा लेने में मुश्किल आ सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जांपल की एक इन्वेस्टर ने 2010 में 500 करोड़ रुपए लगाए, वो रिपोर्टिंग उनके पास अप्रूवल नहीं है। अब वो इन्वेस्टर आपसे मांगेगा कि आपकी रिपोर्टिंग कहाँ पर है, रिपोर्टिंग हमने नहीं की तो आप पे तो पेनल्टी लग जाएगी 1500 करोड़। अगर मैंने अपना पैसा डाल दिया तो मेरे पैसे से तो पेनल्टी देने वाले हो। सो ड्यू डिलिजेंस इज काइंड ऑफ योर फुल्ली हेल्थ चेकअप। जब बॉडी का आप चेकअप करते हैं तो ड्यू डिलिजेंस उस तरह से एक चेकअप है आपका कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेशन से लेकर के आपने लॉ को फॉलो किया या नहीं किया। तो इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा ड्यू डिलिजेंस फैक्टर होता है, जो सारी लॉ फर्म या सीएस फर्म उसमें ज़्यादा काम करती है। इंडिया में 90% बिजनेसमैन, मैं 10% की बात नहीं कर रहा, 90% बिजनेसमैन नोइंगली अननोइंगली ये रूल तोड़ते हैं, मेरा ये मानना है। आपका क्या कहना है? थोड़ा सा सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं। एक बिजनेसमैन वो होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन वाले बिजनेसमैन होते हैं, जो एजुकेशन में उतना नहीं कर पाए बट एम्पायर काफ़ी बड़ा कर लेते हैं। एक सेकंड जनरेशन वाले बिजनेसमैन होते हैं जो अपने फादर साहब की लेगेसी को आगे लेकर जाते हैं, जो अच्छी एजुकेशन करते हैं, बाहर जाके स्टडी करते हैं, देन दे कम इन बिजनेस। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं, जो बिजनेसमैन है, वो थोड़ा सा लाइटली लेते हैं रूल्स को कि कुछ नहीं होता, कि फर्क पहनता है, सब चलता है। तो वो एक लाला टाइप मेंटेलिटी जो इंडियन हम कहते हैं कि वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है, जो बिजनेस को आगे लेके जाती है, लेगेसी को, वो थोड़ा सीरियस रहती है लॉ को लेकर के और कंप्लाइंसेस को लेकर के। वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल आता है कि पूरी कंपनी का जो गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो फॉलो करना। सो कह सकते हैं कि आप 90% जो पहली जो मैंने वो तोड़ते हैं, वो लाला सिस्टम चलने वाले लोग तोड़ते हैं। वो उनकी मेंटेलिटी क्या होती है कि इंडिया में जुगाड़ चल जाता है, बट आई वुड से टाइम हैज गॉन नाउ। जुगाड़ अभी आपको मिलेंगे नहीं इंडिया में, कहीं रोड पे भी नहीं मिलेंगे, तो ऑफिस में कैसे जुगाड़ मिलेंगे? तो जुगाड़ का टाइम चला गया है, क्योंकि टैक्स बचाओगे तो मरोगे, क्योंकि आपको उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। पैसा कहाँ से बच सकता है? पैसा बचाओ। टैक्स लो सर, एनवायरमेंटल लो है आपके पास, जो भी आप इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं। क्योंकि जब कंपनी सेक्रेटरी जो ऑडिट करता है तो सारे लॉ को फॉलो करता है कि जो कंपनी, मान लो कि इंफ्रा में कंपनी है, उस पर जो लॉ अप्लीकेबल है वो फॉलो हुई कि नहीं है, मेरा इन्वायरमेंटल लॉ फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, मुझे लेबर लॉ फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। हाँ, सबसे बड़ी 3 मिस्टेक बताओ जो एक बिजनेसमैन करते हैं, लॉ को तोड़ते हैं इंडिया में। एक जो बड़ी कॉमन मिस्टेक है, हम लोग अब फेमा की बात नहीं कर रहे, बाहर की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, यहीं पर इंडिया में रह करके जो लाला जो लोग करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, ये क्या गलतियां करती है? सबसे बड़ी मैं बताऊं आपको, पहली सबसे बड़ी गलती रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। हाँ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जिसको बोलते हैं, आरपीटी। अच्छा, मान लो कि आपने एक कंपनी बनाई, और आपने अपने बेटे की, वाइफ की, या अपने ब्रदर की, पेरेंट्स को आपने पैसे देने हैं, तो उनको सैलरी देनी है कुछ, या अच्छा, वो उनको एज ए पार्टनर ले रखा है। नहीं, उनको क्या करते हैं, दूसरी कंपनी बनाते हैं, दूसरी कंपनी में वो डायरेक्टर है, उस कंपनी को बिजनेस करते हैं, और अपनी कंपनी से उस कंपनी से बिजनेस देते हैं। वो आर्म लेंथ बेसिस पे ना दे करके, कम्पिटिटिव रेट्स पे ना दे करके एक एडवांटेज देते हैं उस कंपनी को। उसको एक कंपनीज एक्ट में एक डेफिनेशन है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। अच्छा, आपकी रिलेटेड पार्टी के साथ जो आप ट्रांजेक्शंस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो आई कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली आप साइफनिंग ऑफ फंड टू द समवन टू होम यू वांट टू फेवर। तो वो एक उनका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, इनकम टैक्स बचाना। टैक्स बचाना, और यही होता है, इनकम टैक्स बचाना, टैक्स बचाना होता है, लोगों को कंप्लाई ना करना होता है। और आपको, क्योंकि आपकी जो लिमिट्स डिफाइन है, आपकी बोर्ड की अप्रूवल लेंगे, आप ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेंगे, आपकी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से ऊपर जाती है तो आप शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेंगे। नहीं, हम लोग तो बात करें जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, हम उनकी बात करते हैं। हम लोग प्राइवेट लिमिटेड में जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ना, हम लोग तो बात करते हैं फर्म्स की बात करते हैं, पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, हम लोग एलएलसी की बात कर लेते हैं। चलो, हम लोग बात कर लेते हैं प्रोप्राइटरशिप की। इसके अंदर जो बिजनेसमैन जो गलतियां करते हैं कंप्लायंस को लेकर, रूल्स को लेकर, वो तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पार्टनरशिप फर्म पे तो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि वो तो जब मेरी कंपनी आएगी या सेपरेट एंटिटी होती है उस पर एप्लीकेबल होंगी। लेकिन इसमें जो गलती करते हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में आपने फेक बिल सबमिट कर दी है, या लोगों को कंप्लाई नहीं किया, आपने रजिस्ट्रेशन कराना था, या आपने कोई पेमेंट करनी थी। एक एग्जांपल दो आपको कि आपने शेयर सर्टिफिकेट इशू की थी, आपने शेयर सर्टिफिकेट पे आपने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की। अब उसके ऊपर आज आप उस कंपनी को ड्यू डिलिजेंस करा करके किसी और इन्वेस्टर को लेना चाह रहे हो, उसके ऊपर आपकी 8 टाइम्स पेनल्टी लगती है। आपने शेयर सर्टिफिकेट इशू करनी थी आपके नाम में, आपने इशू कर दी, बट स्टैम्प ड्यूटी आपने पे नहीं की। समझ गया। उसके ऊपर आपको 8 टाइम्स पेनल्टी आपके ऊपर लगने वाली है। जबकि कंप्लायंस से कहता है कि तुम्हें स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे तभी वो माना जाएगा, नहीं तो वो माना ही नहीं जाएगा कि आपने शेयर को ट्रांसफर किया है।
बिल्कुल। तो अच्छा, गलती नंबर 2, आप कह सकते हैं कि कुछ जो मैं आपको वो गलतियाँ बता रहा हूँ जो आप ना बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं कंपनी के ऊपर। ठीक है, जैसे ओके। मैंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस का बताया। नंबर 2, एक बताते हैं मैं आपको बताऊं कि आप अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ करते हैं। आपको पैसा इशू करना है आज ही, आपके पास एक इन्वेस्टर आया और आपने आज ही उस पैसे को लेना है और आज ही वो पैसा आपने कहीं भेजना है। आया पैसा गया मेरा कि मुझे आज ही पैसा चाहिए, तो उसमें क्या करते हैं कि आप प्रॉपर उसका अलॉटमेंट नहीं करते, आप उसकी रिटर्न फाइल नहीं करते, आप सेपरेट बैंक अकाउंट में आप पैसे को नहीं लेकर के जाते। लोग कहते हैं कि आप मेरा अलग उसका अलग बैंक अकाउंट खुलेगा, उसकी रिपोर्टिंग होगी आरओसी को, आपको पास 3 में फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि उस पैसे को बगैर रिपोर्टिंग किए उसको आया अकाउंट में वो चला गया, तो उसमें बड़ी हैवी पेनल्टी लगती है, 2 करोड़ तक की पेनल्टी आप उसके ऊपर लग सकती है। लास्ट थर्ड गलती बताइए। तीसरी गलती होती है कि आपने अपने रिलेटिव को अपॉइंट कर लिया एज ए फाइनेंस हेड अपॉइंट कर लिया, या आपने किसी सीईओ बना दिया, आपने सीएफओ बना दिया, और उसको डिजर्व नहीं करता और आप उसको लाखों की करोड़ों की सैलरी देते हैं। तो वो साइपनिंग ऑफ फंड मैं कह सकता हूँ कि सम टाइम की जो डिजर्व नहीं करता उसको आप सैलरी ज़्यादा देते हो, तो आपको पैसे निकालने के तरीके हैं कि हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट। फिर वही तरीका है, फिर वही रीज़न वही है, फिर वही इनकम टैक्स बचाना है। हाँ, वही आपको पैसा बाहर आपको पैसा निकालना है, पैसा देना है उनको, तो वो रिलेटेड पार्टी तो ट्रांजेक्शन। सारे के सारे जो गलतियां ये लोग बिजनेसमैन कर रहे हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप है, फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उनका पर्पस एक ही है कि किसी ढंग से टैक्स ना देना पड़े, इनकम टैक्स ना देना पड़े, टैक्स भी ना देना पड़े। दूसरा जो अप्लीकेबल लॉज में जो प्रोविजंस की जो मेरी फीस है, जैसे मैं स्टैम्प ड्यूटी की बोलूँ, नॉर्मल मेरी उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, वो मुझे पे ना करना, वही बचाना पड़े, वो भी मुझे बचानी है। मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है किसी इन्वायरमेंटल लॉ में, या मुझे लेबर लॉ की फीस दे कुछ अमाउंट मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो मुझे देना ना पड़े। तो फीस बचाने के लिए कोशिश करते हैं, बट नॉमिनल सा अमाउंट होता है, वो लॉन्ग टर्म में उसको आप जैसे कोई डिजीज होती है आपकी बॉडी में, आप उसको सीरियसली नहीं लेते, इग्नोर करते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे को, मैं तो फिट हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, जिम भी करता हूँ। आप 5 साल के बाद जिस दिन फंसे तो बुरा फंसोगे, टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, बिल्कुल, और आप चक्कर लगाने पड़ेंगे, टेंशन आएगी, हार्ट की प्रॉब्लम्स लोगे, बीपी लोगे, डायबिटीज लोगे, नहीं चक्कर के से टेंशन में आओगे, और वो साफ जाओ सुथरा जाओ। बिल्कुल, तो वो लोग को आप हमेशा कंप्लायंस को सीरियसली लो, मेरे हिसाब से आपको सारी कंप्लायंस फॉलो करने चाहिए। देवेंद्र जी, अगर कोई बिजनेसमैन इस समय इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो उसको 3 क्या कंप्लायंस लेने चाहिए, क्या 3 स्टेप उसको इमीडिएटली अभी इसी वक्त लेने चाहिए? पहला, अगर वो नई कंपनी बनाता है, अगर प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी, दूसरा कि अगर वो एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए मैं बोलूँगा कि अपनी कंपनी का ड्यू डिलिजेंस कराना जरूरी है कि मेरे जो कंप्लायंसेज हैं, क्या किस मैंने जो मेरी अलॉटमेंट सिक्योरिटीज हुई है, जो मेरी अप्रूवल्स हैं, जो मेरी रिपोर्टिंग है, क्या वो कंप्लीट हुई है, जो मेरी बैंक से जो लोन है, क्या उसकी प्रॉपर मेरी DDR सबमिट हो रही है बैंक को। अगर मैं आऊँ नई कंपनी के ऊपर, तो नई कंपनी जब बनती है तो आपको ROC जो रजिस्टर ऑफ कंपनी के एक पर्टिकुलर स्टेट में होता है जहाँ पे हमारी कंपनी बनती है, और उसको जब आपको उसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, उस पर मेरे शेयर्स अलॉटमेंट करने होते हैं, तो क्या मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कंपनी में पैसा दिया तो टाइम पे दिया, मैंने शेयर सर्टिफिकेट उनके ऊपर अलॉट की, शेयर सर्टिफिकेट को मैंने स्टैम्प ड्यूटी पे की, उसके बाद मैंने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया, और फिर मेरी जो बैलेंस शीट बनी। तो ये ऐसा एक सीक्वेंस है जो सीक्वेंस को फॉलो करना आप इनकॉर्पोरेशन से लेकर के आप शॉर्टकट ना मारे। इनकॉर्पोरेशन तो बिजनेसमैन जो है, पहली बात है कि अगर आपकी नई कंपनी है तो शॉर्टकट मत मारो। अगर आपके पास लाला सिस्टम कंपनी भी है, पुरानी भी है, तभी आप शॉर्टकट मार करके कोई भी काम ऐसा मत करो। धैर्यता से चलो, धीरे धीरे चलो, ढंग से चलो, कंप्लायंस को लेके चलो। बस मेरा ये कि कंप्लायंस को कभी भी आप कोस्ट ना समझें, और कंप्लायंस को कॉस्ट मत समझें। कंप्लायंस ऐसा लगता है तो लगने जो दो। आप कंपनी सेक्रेटरी को पे कर रहे हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट है, और ये रिटर्न काफ़ी बड़ी रिटर्न आपको देता है। यहाँ से पैसे बचाओ, वहाँ से पैसे बचाओ, उसका पैसे मारो, उसका पैसे मारो, और इनकम टैक्स मत दो, GST मत दो, पैसा बचाओ 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 बचाओ। जिसने भी कंप्लायंस को कोस्ट समझा है वो कंपनियों में काफ़ी कंपनियों का देखा आपने, पेटीएम के साथ जो हुआ, सत्यम के साथ जो हुआ, तो कंप्लायंस को कभी भी कोस्ट समझने की गलती ना करें, मेरा यही सजेशन है। नंबर 2 आपका, अगर मैं लेके चलूँ कि आप जब फंडिंग आती है बाहर से, जो फंडिंग आती है, तो हमने फीमा में डिस्कस किया है, बाहर से फंडिंग आती है तो उसका जो प्रोविजंस हैं, जो आपको रिपोर्टिंग करनी है बाहर से जो फंडिंग है, उसको भी वो स्टेप बाय वाइज आप फॉलो करें। आपको प्रॉपर डिक्लेरेशन दें वहाँ पे, प्रॉपर आप डिक्लेयर करें कि आपने फंडिंग क्यों ली है, मेरी अप्रूवल रूट में है या मेरी ऑटोमेटिक रूट में है, क्योंकि इंडिया में जो FDI आती है 90% FDI ऑटोमेटिक रूट से आती है, सिर्फ 5 से 10% आप मान के चलो आपका अप्रूवल रूट से आती है। जिस सेक्टर में मेरी FDI आती है, कुछ बिजनेसमैन करते हैं, जैसे रियल स्टेट है, मैंने कंपनी बनाई, रियल स्टेट में मेरी FDI अलाउड है नहीं, कंस्ट्रक्शन में मेरी कंपनी अलाउड है, तो उसकी एक सब्सिडरी आपने बना दी, आप उसमें फंडिंग ले रहे हैं, सून और लेटर यू विल बी इन द आई ऑफ। जब फंसोगे तो बुरा, फिर आपको बड़े पेनल्टी, तो आगे चलोगे 2 कदम, पीछे हट जाओगे 200 कदम। बिल्कुल टेंशन होगी, पैसा ज़्यादा लगेगा, 300% तक आपके ऊपर लग सकता है। सोच के देखो दिमाग के ऊपर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। क्यों लेते हो टेंशन को? 2 पैसा बचाओ, यहाँ बचाओ, वहाँ बचाओ, बचा लो अपने आप को। तीसरी बात बताइए जो बिजनेसमैन गलती करते हैं। जो वैल्यूएशन एक बड़ा फैक्टर है, जब आप
कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं, जो आप बहुत से आईपीओज आपने देखे होंगे, ठीक है कि आपका आईपीओ ओपन होता है 400 पे 500 पे, वो विद इन वीक आपका 200 पे आता है, 150 पे आ जाता है। जो वैल्यूएशन का जो गेम है, आई थिंक वो बिजनेसमैन को उस हिसाब से एक्चुअल नंबर पे लेना चाहिए। वैल्यूएशन आप बढ़ा करके दिखाएंगे कंपनी की अदर तरीके से, तो वो आपका बिजनेस डूबने वाला है। एग्जैक्ट आप वैल्यूएशन देंगे, इन्वेस्टर आपकी कंपनी जब आईपीओ लेकर के आते हैं सर आप, तो आईपीओ में जब आपका शेयर ओपन होता है 230 रुपये पे, कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि शेयर ओपन हुआ, अगले दिन गिर गया शेयर 20 पे, 150 पे चला, तो नीचे से 10 पे, जो उसकी एक्चुअल जो उसकी औकात थी ना वहीं पे आ गया। आपने उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यूएशन आपको दिखा दिया, बबल कर रखा था, आपने एक बार पैसा उठा लिया, बट आपने लॉन्ग टर्म नहीं सोचा, आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देते इन्वेस्टर को, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको पे करने वाले थे। तो मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स कंपनीज हैं जो 200 पे आए 1000 पे खड़े हैं आज, उनकी 5 टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ी। तो आप जो भी बिजनेस आप आईपीओ लेकर के आना चाह रहे हैं, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएं। थोड़ा बहुत चलता है, बट आटे में नमक चलता है, बट नमक क्या कहते हैं, इन लोगों को चाहिए होता है फॉरन पैसा आ जाए, शॉर्ट टर्म में फायदा है, लॉन्ग टर्म में कंपनी कभी सर्वाइव नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम 200 की चीज़ को 1000 में बेचना चाहते हो, तुम चाहते हो कि आपकी वैल्यूएशन बढ़ी है, तो अभी सही दिखाओगे, मुश्किलें आएंगी, चट्टानें आएंगी, खुदाइयाँ होंगी और आपको पहाड़ भी दिखाई देंगे, लेकिन अल्टीमेटली जीत तो आपकी होगी। सही चलो ना, बिल्कुल डिसऑनेस्ट क्यों रहते हो? सही वैल्यूएशन एक तीसरा पॉइंट है, जिसको एग्जैक्ट वैल्यू मोर और लेस वी नीड टू कीप ऑन राइट ट्रैक, जिससे इन्वेस्टर आपको पैसे दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म में हमें सोचना है कि हमारी कंपनी में एक इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बाद दूसरा इन्वेस्टमेंट आएगा। कई बार हम सोचते हैं कि 60 साल तक काम करना है और फिर रिटायर होकर जीना है। आप उस बॉडी को 80 तक लेके जाओ ना। किसने बोला आपको 60 पे रिटायर क्यों हो रहे हो? आप बॉडी को 80 तक लेके जाओ, उतना पैसा आप कमाओगे। 60 पे रिटायर किसने बोला? जापान में तो एज रिटायरमेंट ऑफ एज ही नहीं है। अब मैं देखता हूँ, जब मैं मैराथन दौड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सर लोग एक बात तो मुझे आप बताइए मुझे, ये मैंने सुना है कि आप बेडरिडन थे, पुलकिल पूरा मतलब मौत के कगार पे थे और उसके बाद मैराथन तक आपने, तो ये हॉस्पिटल बेड से मैराथन ये कैसे हुआ? ये जर्नी क्या आपकी? सर ये जर्नी फ्रॉम हॉस्पिटल बेड टू मैराथन ट्रैक है कि कैसे किया आपने? ये मैंने लुक बैक एक साल पीछे देखता हूँ तो एक बार लगा क्या हुआ था? मुझे L4 L5 डायग्नोस हुआ था 2007 में। ओके, कैसे हुआ था ये? क्रिकेट खेलने से हो गया। तो L4 L5 बेसिक प्रॉब्लम्स होती है जो बॉलिंग करते हैं, स्लिप डिस्क प्रॉब्लम्स होती है। 7-8 साल मैंने कैरी किया और फिर उसके बाद डिसाइड किया कि ऑपरेशन कराते हैं। अच्छा। इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरी माइक्रो डिसेक्टमी हुई। इन दिस वे दे कट माई डिस्क एंड रिलीज माई नर्व रूट। ओके। ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई मार्च 2015 में, और 4-5 दिन में ठीक रहा, 10-15 दिन उसके बाद मेरी सर्जरी फेल हो गई। माई बॉडी कोलैप्स कम्प्लीटली और मुझे लगा कि अब ये क्या हो गया। और फिर मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया तो हुआ क्या था? मतलब आपको क्या फील हुआ? मैं चल नहीं पाता था। अच्छा, मतलब ऑपरेशन के बाद आपका चलना फिरना बंद हो गया? बिल्कुल बंद हो गया चलना। मैं बिल्कुल सीधा चल ही नहीं पाता था और मैं 100 कदम ही नहीं ले पाता था कि मेरा पेन राइट हिप से नीचे रेडिएट करता था। जो पेशेंट होते हैं L4 L5 उनको पता है कि जो बैक पेन कैसे रेडिएट करता है, आपके नीचे पैरों तक जाता है और आप चल नहीं पाते, उसमें आप बिल्कुल मूव नहीं कर पाते थे। आई वाज थिंकिंग कि मैंने कर क्या लिया, इससे अच्छा था तो मैं सर्जरी से पहले था। फिर डॉक्टर के पास गया कि अब क्या करूँ। बोला दूसरी सर्जरी करेंगे तुम्हारी और एक आर्टिफिशियल डिस्क लगा देंगे और तुम उससे चल पाओगे थोड़ा बहुत। तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था और मैं कंप्लीटली बेड रिडन चला गया था 6 महीने तक। अच्छा, ऑपरेशन दूसरा करवाया आपने? नहीं, मैंने सर्जरी मना करी, नहीं कराई मैंने। और मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, डिप्रेशन में चला गया। और फिर देन आई डिसाइडेड कि क्विट नहीं करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हल्का मैं थोड़ी स्विमिंग मुझे आती थी, मैंने स्विमिंग स्टार्ट की हल्की हल्की। तो मुझे टुक्स में 2-3 मंथ्स की मैं स्विमिंग करके थोड़ा पार करके चला जाऊँ। फिर मैंने थोड़ा साइकिलिंग स्टार्ट की, धीरे धीरे पता नहीं सर क्या हुआ। मैं मानता हूँ कि आई वॉज ब्लेस्ड बाय द गॉड कि अगली साल 20 नवंबर 2016 को एयरटेल हाफ मैराथन में दौड़ा। वाओ। सिंस देन आई हैव रन मोर देन 200 हाफ मैराथन्स। वाओ, 200 मैराथन। 200 मैराथन। मैं वो डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर से बोला कि आप बोलते थे मैं चल नहीं पाऊंगा। बोला नहीं, कुछ मिराकल्स हुआ है। सो मिराकल्स होते हैं, बट आई वुड से कि विल पावर आपको कहीं लेके जाती है। वो मैं विल पावर थी कि मुझे मैराथन्स दौड़नी है। और उस डॉक्टर साहब ने क्या कर रखा है कि मेरी जो मैराथन की जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके अपने केबिन में लगा रखी हैं और वो अपने पेशेंट को बताते हैं कि ही इज़ माई पेशेंट हु इज़ रनिंग मैराथन। बट अनफॉर्चुनेटली वो क्रेडिट फॉर्चुनेटली उनको नहीं जाता है, दैट गोज टू गॉड। उन्होंने मुझे कोई ऐसी पावर, बल्कि उस डॉक्टर ने तो आपका केस बिगाड़ा। हाँ, बिगाड़ दिया था उन्होंने, मेरा केस बिगाड़ दिया था। और मुझे भी नहीं पता था कि सर मैं कभी चल पाऊंगा। और मैं मैराथन, वो तो चाहते थे कि आपको और नाइफ के नीचे लेकर आए, एक और ऑपरेशन करवाए, एक और पेशाब से झटके। बिल्कुल वो चाहते थे, बट मैंने डिसाइड किया कि अगेन तो आपने अपने आप से ठीक किया। ठीक है, वो मतलब कि ऐसा विल पावर आई। और मैं जब भी आज मेरी मैराथन का बेस्ट टाइमिंग, जब मैं एज बढ़ रही है मेरी और मेरा टाइम घट रहा है। वाह। 2:28 में मैं हाफ मैराथन करता हूँ, 21 किलोमीटर, जो मैंने 10 साल से कर रहा हूँ सर। और बिल्कुल मतलब कि ऐसा मेरी लाइफ टर्न अराउंड हुई है। जो बिल्कुल बेड रिडन था मैं, और द जर्नी फ्रॉम द बेड रिडन टू मैराथन ट्रैक। क्या कहानी है। और ऐसे डॉक्टर बहुत भरे पड़े हैं। हाँ, ऐसे जो भी मेरी ये सुन रहा है, मुझे जो भी देख रहा है, ये जो जर्नी है आपकी, मेरी जर्नी है मेरा बैकबोन की इंजरी की, आई वुड से कि नेवर गिव अप इन ए लाइफ, और लाइफ गिव यू द सेकंड चांस। हाँ, तो आपने अपने आप को DIY से ठीक किया।
डू इट योरसेल्फ, आपने खुद अपने आप को ठीक किया। साइकिलिंग मैंने बहुत की, मैंने स्विमिंग कंटिन्यू रखी, मैंने 6 महीने तक स्विमिंग की और मैं डेली और साइकिलिंग। वही झुक के चलते होंगे, हाँ बिल्कुल, चल ही नहीं पाता, पेन रेडिएट कर रहा होता होगा, उसी चलना में तो भागते होगे, उसी में अपने आप को पेन के साथ में आपको बढ़ाते होगे। बहुत टफ था सर, बहुत टफ था। बट जब पहली मैराथन दौड़ा तो एक पीछे मुड़ के देखा तो एक सेटिस्फेक्शन था कि मैं वो कर पाया शायद जो कभी लाइफ में लोग सोच ही नहीं पाते। हो सकता है कि मैं मैराथन स्लो दौड़ता हूँ, बट मेरी जो कंडीशन थी, एक बेड रिडन कंप्लीटली जो चल नहीं पाता था, वो लड़का नहीं, अब तुम आदमी हो गए, 45 का हो गया। तो 2 घंटे 28 मिनट में, लड़के हैं तो अपने अभी 45 बोला है, 2 घंटे 28 मिनट में मैं 21 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मेरे लिए वो गोल्ड मेडल से कम अचीवमेंट नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा, ये क्या था कि आप पहले पुलिस में थे, पुलिस से उसके बाद CS में आप कैसे आए? आप पुलिस में थे पहले, कब? सर जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, हरियाणा में जाट फैमिली, वहाँ पे होता क्या है कि लोग डिफेंस में ज़्यादा जाते हैं। एजुकेशन अब तो चीज़ें बदल रही हैं। मैं भी डिफेंस में चला गया। कब की बात है ये? आप पुलिस में रहे हैं? हाँ, पुलिस में रहा मैं। हरियाणा पुलिस में? नहीं, मैं RPF में था। अच्छा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे कितने साल? मैं 4.5 साल का छोटा टेन्योर रहा वहाँ पे। कब से कब तक? आप मान के चले 2003 से 2007 तक। अच्छा, ओके। तो एक टेन्योर था जो मैं पुलिस में रहा, और वहाँ पे मुझे चीज़ें ठीक नहीं लगी। मैंने ऐसी चीज़ें हुई जो मैं नहीं करना, मतलब कि करनी पड़ती थी, मन नहीं चाहता था कि ना करें, बट कई बार करप्शन की बात कर रहे हैं। मैं उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहता। मैं मतलब उस कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन में चीज़ें चली गई थी, तो मैं नहीं चाहता था। बट मुझे अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पे मैं रह नहीं पाऊंगा। पैसा बहुत था वहाँ पे, वो पैसा अच्छा नहीं लगता था। बहुत पैसा था वहाँ पे, पैसा आता वो पैसा ऐसा पैसा है जिसमें आपको लगता है, आपके दिल को लगता है कि आप गलत कर रहे हो। वो जब पैसे लेते थे तो नहीं लगता था, जब बाद में लगता था कि पैसा जो लेते हैं बड़ा गलत लेते हैं, और इस पैसे से अपने परिवार को हम पालेंगे। तो वो लगता था जो आम आदमी से पैसे लेते थे वो बड़ा गलत था। डिपार्टमेंट तो आपको प्रमोट नहीं करता, बट वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस होती है कि आप लेते हो नहीं लेते हो। देन आई डिसाइडेड टू क्विट, बट क्विट मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने CS में एडमिशन लिया, और इंटर मैंने जो एग्जीक्यूटिव लेवल होता है वो मैंने जॉब के साथ साथ किया। जब फाइनल का मेरे ग्रुप निकला तो मैं गया और एप्लीकेशन सबमिट करके आया कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। टफ था सर, बहुत बढ़िया, बीइंग ए रफ पुलिसमैन जिसको हिंदी नहीं आती थी, फिर मैंने इंग्लिश सीखी, स्पेनिश सीखी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। तो आपने एक तो पुलिस की जॉब छोड़ी, एक आपने इंग्लिश सीखी, आपने स्पेनिश सीखी, आप CS के आपने एग्जाम दिए, और फिर अभी 2015 का आपने बताया जो आपको डिस्क की प्रॉब्लम आई वो आपने जीती है। तो आप तो मतलब आपने शुरू से अब तक आप एक ग्रास रूटर हैं, आप पैराशूटर नहीं है। ग्रास रूटर तो एकदम ज़मीन इंसान है जो नीचे से निकला हुआ है, आप ग्रास रूटर हैं, पैराशूटर नहीं है आप, इसका मतलब। सर मुझे आई थिंक मुझे ब्लेसिंग रही ऊपर वाले की, और जो मुझे अपने इंस्टीट्यूट में जो हमारी काउंसिल है नॉर्दर्न इंडिया का, उसको चेयरमैन बनने का सौभाग्य मिला। अरे वाह। द बिगेस्ट रीजनल काउंसिल, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें आप कहेंगे हेड ऑफिस दिल्ली में, उसके 80,000 मेंबर्स हैं, CS मेंबर हैं, और 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। उसके 4 रीजन्स हैं जो नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। वो 75 उनके हमारे चैप्टर्स हैं। हमारे इंस्टीट्यूट जो प्रेसिडेंट हमारे काउंसिल को लीड करते हैं, उसके पीछे नीचे काउंसिल होती है, रीजनल काउंसिल। मुझे 2023 में नॉर्दर्न इंडिया का चेयरमैन बनने का मौका मिला। अच्छा, हाँ, ओके। 2 बार जीत के काउंसिल में आया। हाँ। और आई वॉज द चेयरमैन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल इन 2023। अच्छा, ओके। हाँ, तो मैं जब सोचता हूँ कि एक छोटे से गाँव से निकला, पुलिस में गया, और फिर वहाँ से पुलिस छोड़ी, फिर मैं CS में आया, और फिर मैं काउंसिल में आया, तो मुझे लगता है कि विल पावर और आपकी डेडिकेशन। कहाँ लगता है आपको बचपन में भी आप इतना स्ट्रांग थे विल पावर को लेकर? मैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं था, पढ़ाई में कभी नहीं रहा। विल पावर को लेकर कोई आपको याद है कुछ? आपने कुछ किया होगा जरूर बचपन में। विल पावर में मुझे ऐसा लगता था कि कॉलेज में नीचे से ही था, बॉटम वाले में क्रिकेट खेलता था लाइफ स्कूल्स में, कॉलेज में, बट ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ें करना चाहेंगे तो हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। वो एक बिलीफ सिस्टम जो आपके यहाँ पे जाता है, बिलीफ सिस्टम, मुझे लगता है कि आपका वहीं से चीज़ें आप ड्राइव करते हैं। आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज। कुछ आपने बचपन में भी ऐसा कुछ किया था? कुछ आपने पागलपनी वाली चीज़ें की थी जो आप बता रहे हैं आप मुझे? ऐसा तो स्कूल में ऐसा कुछ नहीं याद आता सर जो मैंने किया हो, बट मुझे जब मैं इतना दृढ़ निश्चय, इतनी विल पावर आप में आई कहाँ से? सर पुलिस वाला जो एग्जाम्पल, मैं ये जब भी जाता हूँ बोलता हूँ मैं कि जब मैं गलत काम करता था, पुलिस में पैसे लेता था, तो मुझे वो चीज़ लगता है कि मेरे बच्चे बोलते हैं आप क्यों बोलते हो, जब भी आप जाते हो तो आपका पास्ट क्यों डिस्क्राइब करते हैं। मुझे लगता है कि जो मैंने किया वो गलत किया, और डेट कीप्स मी हम्बल। डेट कीप्स मी हम्बल कि मैं उस जगह से निकल करके मैं यहाँ से चलकर यहाँ पे आया हूँ। फर्स्ट जनरेशन में CS हूँ मेरी फैमिली में, तो लोगों को नहीं पता था कि कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, बट नाउ दे नो कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट ए कंपनी सेक्रेटरी कैन अचीव। तो अच्छा लगता है कि आप करते रहते हो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि विल पावर और सेल्फ बिलीफ। चलिए जी, आखिर में जाते हुए आप ऑडियंस को एक मैसेज, बिजनेसमैन को, स्टार्टअप्स को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मेरा मैसेज अनुराग सर से यही है। अनुराग सर का मैं मैं जब आ रहा था मैं कॉन्फ्रेंस में, तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि यार इनकी मेमोरी बड़ी शार्प है कहीं पे। सर एक बार सेशन ले रहे थे आई थिंक रेडिसन ब्लू एरो सिटी में, तो ऑडियंस में 100 लोग थे, और 100 लोगों से इन्होंने आपने पूछा, नाम पूछा और उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी,
आधा घंटे बाद आपने रिकॉल किया और किसी को खड़ा किया कि आपका नाम योगेश कुमार है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मेरे फ्रेंड बोला नहीं सर आप डेट ऑफ बर्थ गलत बता रहे हो, नहीं आपने यही बताया था। देन ही सेड नहीं सर यू आर राइट। तो आपकी जो सर शार्पनेस है, आई डोंट नो हाउ डू यू मैनेज दिस थिंग, बट एट्स अप टू यू, हाउ डू यू मैनेज, यू नो, कैसे आप याद रख लेते हैं लोगों की? नाम तो पॉसिबल है कि आप किसी की याद रख लें, बट डेट ऑफ बर्थ भी आप याद रख लेते हैं। ऑडियंस में आपके कोई जादू नहीं है, मेरे स्टूडेंट सामने बैठे हुए बड़े आराम से ये भी कर सकते हैं। बड़ा टफ है सर, कोई टफ है। तो मैं बिजनेसमैन को ये मेरा एक ही मैसेज है कि आप कंपनी सेक्रेटरी रखें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और जो कंपनी सेक्रेटरी की जो सैलरी आप देते हैं, जो आपके लिए कॉस्ट नहीं है, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। और वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देगा। कंपनी सेक्रेटरी आपको, जैसे आप हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो कंपनी सेक्रेटरी विल यू नो कीप यू आउट ऑफ द ट्रबल, आपको लो कंप्लाई कराएगा, आपके बिजनेस को मैनी फोर्स लेकर के जाएगा। एंड कंपनी सेक्रेटरी इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड द डायरेक्टर्स एंड द बिजनेसमैन इन ऑर्डर टू ग्रो देयर बिजनेस। सो आप कंप्लाइंस को कभी भी कॉस्ट ना समझें। हाँ, तो कंप्लाइंस को करो, कानून को पालन करो, पैसे बचाने की कोशिश मत करो, इनकम टैक्स जहाँ देना है वो दो, छोटे रास्ते से जो पैसा बचाते हो यहाँ बचाओ वहाँ बचाओ, ये काम हम लोगों ने नहीं करे। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। आपने समय निकाला, इतनी दूर से आप आए, इतने मशरूफ होते हुए आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, प्लेजर ऑन माइंड कि आपने बुलाया मुझे और इतने बड़े सक्सेस से मिलने का मुझे मौका मिला। नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू। 50 के ऊपर जाने के बाद पता नहीं क्या है, लोग समझते हैं कि अब तो जिंदगी गई। इंसान क्यों समझता है कि 50 हुआ, अब मैं क्या, अब पैसा मुझे अपने ऊपर नहीं लगाना, बच्चों पे लगाना है। आपके आने से पहले मैं कम से कम 1-1.5 घंटा जिम गया हूँ। मैं जिम जाने से पहले 1.5 घंटा पढ़ के आया हूँ। सर वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी बॉडी पे, क्योंकि मैंने जब स्पेनिश सीखी ना, ये was 35 इंस्टीट्यूट ज्वाइन जाता था क्लासेस में ना, उस एज के नहीं आते तो वो लगता है कि मुझे लगता था कि कई बार मैं जाता तो बच्चे खड़े हो जाते थे कि टीचर आ गए हूँ। भाई वाला हो जाता है कि टीचर आ गया, पीछे जाके बैठ जाता था मैं आया हूँ।